हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका प्रशांत आज एक पॉडकास्ट में नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि इंडियन इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर आता है। उसका नाम है मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसीज़। हम अगर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें और उसमें अगर हम बैंकिंग की बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए बात करते हैं बैंकिंग की। बैंक में जमाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मांग जमा। इसके तहत दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता। इसका प्रयोग सामान्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसमें कभी कभी जमा करवाया जाता है, कभी कभी धन निकाला जाता है। इस पर बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है। दूसरा होता है करंट अकाउंट यानी चालू खाता। यह सामान्यतः व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा खुलवाया जाता है। इसमें कितने भी लेन देन किए जा सकते हैं, इस पर ब्याज नहीं दिया जाता है। दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट यानी सावधि जमा। इसमें दो प्रकार के खाते होते हैं। एक हम कहते हैं एफडी, दूसरा हम कहते हैं आरडी। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट। इसमें एक निश्चित समय के लिए धन जमा करवाया जाता है। इस पर बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। दूसरा होता है आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। इसका मतलब आवर्ती जमा। इसमें एक निश्चित समय के बाद ही धन निकाला जा सकता है, परंतु बार बार धन जमा करवाया जा सकता है। भारत में बैंकिंग के संक्षिप्त इतिहास के बारे में आगे हम पढ़ते हैं कि भारत में औपचारिक रूप से बैंकिंग की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा की गई। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई, जो कि भारत का पहला बैंक था। सन 1881 ईस्वी में अवध वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की गई, जो कि भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई, जो कि भारतीय द्वारा संचालित पहला स्वदेशी बैंक था। ब्रिटिश काल में 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई। उनके अंदर पहला है 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा है 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा है 1843 बैंक ऑफ मद्रास। सन 1921 में इन बैंकों का विलय कर दिया तथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1955 में इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके लिए एसबीआई एक्ट पारित किया गया। इसका स्वामित्व आरबीआई के पास था। 2008 में इसका स्वामित्व भारत सरकार को दे दिया। 1959 में 8 रियासती बैंकों को एसबीआई का सहायक बैंक बनाया गया। उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड स्टेट बैंक ऑफ जयपुर आया, जो कि 1963 में एसबीबीजी का गठन होता है। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में एसबीआई में मर्ज हुए। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010 में एसबीआई में मर्ज हुआ। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। 2017 में 5 सहायक बैंकों का विलय एसबीआई में कर दिया गया, जिनमें जयपुर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर और त्रावणकोर बैंक थे। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो कि भारत की केंद्रीय बैंक है, और उसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया। अब बात करते हैं भारत में बैंकिंग की संरचना के बारे में। अगर हम बैंक को 2 भागों में बांटें तो एक होता है शेड्यूल बैंक और एक होता है अनशेड्यूल बैंक यानी अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक को भी हम 2 भागों में बांटें तो एक होता है वाणिज्यिक बैंक और एक होता है सहकारी बैंक। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक के बारे में। वाणिज्यिक बैंक को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सार्वभौमिक बैंक, एक होता है विशेषीकृत बैंक। सार्वभौमिक बैंक यानी यूनिवर्सल बैंक और विशेषीकृत बैंक यानी स्पेशलाइज्ड बैंक। सार्वभौमिक बैंक 3 तरीके से बांटे जाते हैं: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक और विदेशी बैंक। वहीं विशेषीकृत बैंक को भी 4 भागों में बांट सकते हैं। उनमें एक आता है रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक यानी भुगतान बैंक और लोकल एरिया बैंक। वाणिज्यिक बैंक के साथ हमने बात की थी सहकारी बैंक की, तो सहकारी बैंक को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं: शहरी सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक। आइए बात करते हैं अब अनुसूचित बैंक की। वे बैंक जिनका उल्लेख आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किया गया, ये अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। ये आरबीआई से सभी प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं। इन्हें आरबीआई के नियम मानने अनिवार्य हैं। इनको 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक होता है वाणिज्यिक बैंक, दूसरा होता है सहकारी बैंक। आइए बात करते हैं वाणिज्यिक बैंक की। यह बैंक वाणिज्यिक हितों के लिए कार्य करते हैं।
अर्थात इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इन्हें दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, सार्वभौमिक बैंक और विशेषीकृत बैंक। आइए बात करते हैं सार्वभौमिक बैंक की। ये सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, जैसे जमाएं स्वीकार करना, ऋण देना, भुगतान सेवाएं या लॉकर सेवाएं। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक, वह बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से अधिक होती है। वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। पहला SBI और 11 राष्ट्रीयकृत बैंक। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसकी पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। 1993 ईस्वी में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय PNB पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों तथा बैंकों की सुविधा उपलब्ध करवाना होता है, परंतु बैंकों का राजनीतिकरण बढ़ा, जिसमें बैंकों को घाटा होने लगा। वर्तमान में बैंकों का विलय किया जा रहा है। 2017 में SBI में 5 सहायक बैंकों को विलय किया गया। SBI इस समय भारत का सबसे बड़ा बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक तथा विजय बैंक का विलय किया गया। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया। यह इंडिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक व कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया गया। यह भारत का 5वां सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ इंडिया छठा सबसे बड़ा बैंक तथा इंडिया बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय किया। ये 7वां सबसे बड़ा बैंक है। बैंकों के विलय के क्या लाभ हो सकते हैं, आइए हम बात करते हैं। बैंकों के विलय से बैंकों की पूंजी बढ़ेगी, जिससे बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेगी। बैंकों की संचालन लागत में कमी आएगी। बैंक बड़े ऋण दे सकेंगे, जिससे आधारभूत ढांचे का विकास होगा और GDP में वृद्धि होगी। बैंकों का आधुनिकीकरण किया जा सकेगा, अर्थात बैंक तकनीक से अधिक निवेश कर सकेंगे। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, अर्थात ऐसे क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जहां पहले से कोई बैंक उपस्थित नहीं है। बैंकों की संख्या कम होने से RBI के द्वारा बैंकों का नियमन आसान व प्रभावी होगा। NPA की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, पर इसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं। बैंक के कर्मचारियों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। यदि किसी मजबूत बैंक के साथ कमजोर बैंक का विलय किया जाता है तो मजबूत बैंक की भी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। आइए बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, यानी निजी बैंक, प्राइवेट बैंक। इन बैंकों का स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास होता है। RBI के द्वारा इन्हें लाइसेंस दिया जाता है। सन 1993 में निजी क्षेत्रों के 10 बैंकों को RBI के द्वारा लाइसेंस दिए गए। 2001 में दूसरी बार 2 बैंकों को लाइसेंस दिए गए। इसमें एक यश बैंक था और दूसरा कोटक बैंक था। 2013 में तीसरी बार निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस दिए गए, जिसमें एक बंधन बैंक था और एक HDFC बैंक था। निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस देने के लिए विमल जामान समिति का गठन किया गया, जिसकी शर्तें थी कि इनकी न्यूनतम पूंजी 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए, बैंकिंग क्षेत्र का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, 25% शाखाएं गांवों में खोलना अनिवार्य था। 2016 से ऑन टॉप लाइसेंस व्यवस्था को RBI द्वारा अपना लिया, जिसके तहत किसी भी समय लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। आइए बात करते हैं विदेशी बैंकों के बारे में। इन्हें भारत में कार्य करने के लिए RBI से अनुमति लेनी होती है। वर्तमान में 46 बैंक हैं जो कि विदेशी बैंक हैं। विशेषीकृत बैंक, इसकी स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है, जैसे RRB, रीजनल रूरल बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में 5 RRB शुरू किए गए। 1976 में RRB अधिनियम पारित किया गया। ये एक संयुक्त उपक्रम होते हैं जिसमें केंद्र सरकार की 50% हिस्सेदारी होती है, राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी होती है तथा वाणिज्यिक बैंक की 35% हिस्सेदारी होती है। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना होता है। सिक्किम और गोवा में कोई RRB नहीं खोले गए। एक समय इनकी संख्या बढ़कर 200 हो गई, लेकिन ये बैंक लगातार घाटे में थे, इसलिए वर्तमान में इनका विलय वाणिज्यिक बैंकों में किया गया। वर्तमान में इनकी संख्या 43 है। भाइयों, बात करते हैं सहकारी बैंकों की, यानी कोऑपरेटिव बैंक्स। वे बैंक जो सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और ये सहकारिता के सिद्धांत क्या होते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ।
इसमें पहला आता है एक सबके लिए और सब एक के लिए, दूसरा होता है खुली सदस्यता, तीसरा होता है लोकतांत्रिक नियंत्रण और चौथा होता है पेशेवर प्रबंधन। सहकारी बैंकों को दो भागों में बांटा गया, एक था अर्बन और दूसरा था स्टेट यानी शहरी और राज्यी। शहरी की स्थापना राज्य सरकार के कानून के माध्यम से की गई, जिसका नियमन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य वाले स्टेट के दो तरीकों में बांटा गया, एक अल्पकालीन ऋण और एक दीर्घकालीन ऋण। अल्पकालीन ऋण में एपेक्स बैंक राज्य स्तर पर, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर और प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है। वहीं दीर्घकालीन ऋण में भूमि विकास बैंक राज्य व जिला स्तर पर कार्य करता है। राज्य सहकारी बैंक की स्थापना राज्य के कानून के माध्यम से की जाती है। इसका नियमन आरबीआई द्वारा राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। अर्बन शहरी सरकारी बैंकों का नियमन केवल आरबीआई के द्वारा किया जाता है। राज्य सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों, यह था मॉनेटरी पॉलिसी का एक पार्ट बैंकिंग के भी हमने एक पार्ट पढ़ा, जिसके अंदर हमने बैंकों के बारे में डिस्कस किया कि भारत में अभी कितने बैंक हैं। आगे के चैप्टर में हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। मेरा हौसला बढ़ाइए, आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। मैं आगे इसी तरीके के पॉडकास्ट बनाता रहूँगा। बस आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये बात यहाँ पर सुन रहे हैं तो इसका मतलब पूरा पॉडकास्ट आपने सुना है, और लास्ट तक पॉडकास्ट को सुनने के लिए और ऐसे ही साथ बनाए रखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा।